तो हेलो फ्रेंड। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है। तो बेसिकली एसएसटी में हम लोगों को कवर क्या करना है? हिस्ट्री हम लोग कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये अपना सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है। हम लोग करेंगे क्या एक दिन में एक चैप्टर या जो भी चैप्टर हो सकता है वो चैप्टर करेंगे, और उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर, जो कि टेलीग्राम लिंक पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो एसएसटी में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनल इन इंडिया, ऐसे करके 20 नंबर का अपना एसएसटी आएगा, और 20 नंबर का पॉलिटिकल साइंस, और 20 नंबर का जियोग्राफी, और 20 नंबर का इकोनॉमिक। और जो ये +2 करके लिखा है, 2 नंबर अपना मैप का होता है एसएसटी में, और उसके बाद में 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है जियोग्राफी में मैप के लिए। मतलब 5 नंबर अपने किसके हो जाएंगे? मैप के हो जाएंगे। तो वेटेज है 25% हिस्ट्री के लिए, 25% पॉलिटिकल साइंस, और 25% जियोग्राफी, और 25% इकोनॉमिक। ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री में हम लोग को करना क्या है। हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा मार्क स्कोर करेंगे। ठीक है। तो आज जियोग्राफी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जियोग्राफी में जो पहला अपना चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं कि रिसोर्सेस होते क्या हैं। भाई रिसोर्सेस होते क्या हैं, हम लोग इसको जानते हैं अच्छे से। ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमको क्या मिले, बेनिफिट मिले। जिससे हमको क्या मिले, बेनिफिट। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमको हमको क्या मिले, बेनिफिट मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। मतलब अपने आसपास में, अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो जो भी अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। जिस मतलब जिसको यूज करके हम लोग क्या करें, अपनी ज़रूरतों को क्या करें, पूरा कर सके, उसी को क्या बोलेंगे, रिसोर्स। तो अगर सिंपल से लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फीजिबल, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए ताकि ईजिली हम लोग उसको ले सके, कल्चरी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब हमारे जो आसपास की संस्कृति है उसमें उसको हम लोग क्या करें, उसको एक्सेप्ट कर सके। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसको गैर कानूनी चीज़ का, जैसे गैर, कुछ लोग होते हैं ना कि कोई चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ज़रूरत में पूरा करते हैं, तो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। मतलब जो है कल्चरली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली, तीनों तरीके से हम लोग को क्या हो, ईजिली मिल जाए और हमारी ज़रूरत को क्या करे, पूरा करे, उसी को क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बात करते हैं आगे। अब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। ये रहा। ये क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो क्या करता है भाई, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उनका क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब टेक्नोलॉजी का जब यूज करेगा तो उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब कि जैसे उसने मान लो फैक्ट्री खोल दिया, समथिंग कुछ भी खोल दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, इसमें इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों चीज़ आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरेक्ट करेंगी। कहने का मतलब है ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से चीज़ों को लेता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने व्यवसाय को क्या करेगा, बढ़ाएगा आगे। जैसे मान लो कि जैसे कोयला है, अब कोयलों के क्या करता है भाई, कोयला पहले से अवेलेबल है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। आदमी क्या करता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कोयले का, उसको क्या करता है भाई, जगह जगह फैक्ट्री में उसको क्या करता है, अपने व्यवसाय को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो उनका आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास मतलब, आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ कि भाई जो उनकी कमाई धमाई है, उस वो क्या करेगा, उसको उसको इंक्रीज करेगा, किसका यूज करके, ये फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी आप अपने रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके। और यूज कैसे करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ओके, ठीक है। ये चीज़ें रहीं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ पे।
अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण कैसे हुआ है। क्लासिफिकेशन का मतलब डिवाइड, उसको जो रिसोर्सेज हैं, जो अब रिसोर्सेज का मतलब तुम लोग एक दिमाग में समझना भाई कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। बार बार बता रहा हूँ, जो हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, A to Z जो भी अवेलेबल है, पूरे जो भी अवेलेबल है, जो भी यूनिवर्स में जो अवेलेबल है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्स मतलब कि जो भी चीज़ आदमी के जीवन में जो चीज़ ज़रूरतों को पूरा करती है उसे रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या क्या किया गया है, इसका डिवाइड किया गया है। तो देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक कौन सा होते हैं भाई, एक रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब मैंने बताया था, नेचुरल का मतलब होता है जो पहले से मौजूद है, और एक ह्यूमन बीइंग मतलब जिसे आदमी ने तैयार किया हुआ है। तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जो प्राकृतिक ने दिया है, प्रकृति मतलब कि वो आदमी नहीं बनाया, ह्यूमन मेड नहीं है, वो पहले से अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, नेचुरल दो पार्ट में डिवाइड है, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग दोबारा से रिन्यू का मतलब क्या करते हैं, नया कर सकते हैं। मतलब एक बार बेकार हो गया उस चीज़ को तोड़ मोड़ के अपना यूज करके उसको हम क्या कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। नॉन रिन्यूअल का मतलब एक बार यूज कर लिया, दोबारा से उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चल के रिन्यूअल अपना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक कॉन्टीन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, इसको फ्लो भी बोलते हैं, जैसे हवा हो गया, वाटर हो गया ये सब क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, और ये नेचुरल है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब लगातार बह रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल में दो चीज़ें, नेचुरल वेजिटेरियन फॉरेस्ट जो अपने जंगल वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ जिसमें जंगली प्राणी वगैरह हैं, ये सारे कैसे हैं, बायोलॉजिकल हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूअल में कौन सा, रिसाइकल, जिसको अब नॉन रिन्यूअल में दो तरीके के होते हैं, एक रिसाइकल जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन नॉन रिसाइकल जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैंने रिन्यूअल को बताया। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि जो जीवित चीज़ से प्राप्त हो, आई बात समझ में। नॉन रिन्यूअल का मतलब जो मृत चीज़ से प्राप्त हो, ठीक है। अब नॉन रिन्यूअल में रिसाइकल होता है और नॉन रिसाइकल होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होता है, क्वांटिटी क्वालिटी होता है। आगे चल के हम लोग इसको बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि भाई नेचुरल एक तो आदमी ने बनाया है, और एक किसने बनाया, भगवान ने बनाया, प्रकृति ने, ठीक है। अब नेचुरल में भी दो तरह के, एक रिन्यूअल एक नॉन रिन्यूअल, ठीक है। अब रिन्यूअल में दो तरीके के, एक कॉन्टीन्यूअस एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में दो तरीके के, एक नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम जो जंगल वगैरह को बोलते हैं, और दूसरा वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो अपना वन्य जीव है, ठीक है। नॉन रिन्यूअल में दो होते हैं, रिसाइकल और नॉन रिसाइकल, ओके। आगे बात करते हैं अब बात आती है कि भाई कैसे होता है इनका डिवाइड। तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेना है भाई। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि इनके उत्पन्न होने के आधार पे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब उत्पत्ति हो सकता है दो तरीके से होता है, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज और एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक कौन सा होता है, बायो का मतलब ये होता है भाई जिसमें जीव हो, अबायोटिक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं हो। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, कहाँ से प्राप्त हो, बायोस्फीयर से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हैव लाइफ, इसमें लाइफ होगा। एग्जाम्पल जैसे आदमी हो गया, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फन्ना, ये भाई ये सब पूरी क्या हैं, ये सब जो वनस्पतियों के प्रकार हैं उनके हैं। फिशरीज, लाइव स्टॉक, कहने का मतलब है जिसमें जीवन है, जो जिसमें जीवन है, जो जिसमें जिनकी लाइफ कुछ ना कुछ है, उनको क्या बोलेंगे, बायोटिक। कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स से बनेंगे, जो लिविंग से बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, बायोटिक। जो नॉन लिविंग से बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, एबायोटिक। जैसे रॉक्स, चट्टान हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए भाई अपने, ये नॉन लिविंग है। मेटल्स जो हैं ये किससे बने हुए हैं, ये नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं। मतलब जो चीज़ मर गई है या मरे हुए बहुत सालों से अर्थ के क्रस्ट में पड़ी हुई है, उससे ये बना हुआ है, ओके, ठीक है। तो ओरिजिन के उत्पत्ति के आधार पे दो हैं, एक तो मरे हुए, एक तो जो मरे हुए नहीं है। तो मरे हुए को क्या बोलेंगे हम लोग, बायोटिक। ना जो मरे हुए नहीं है उनको क्या बोलेंगे, बायोटिक, ठीक है। तो एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है, समझ में आया।
तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बायोटिक का एग्जांपल दिया है, जैसे प्लांट्स हो गए, जितने सारे पौधे हो गए, प्रोटिस्ट हो गया, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं, इसमें जीवन होता है। लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स किसमें आएंगे, एबायोटिक में। एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सारे कैसे हो गए भाई, बायोटिक हो गए। एबायोटिक में सॉइल, सही है, मिट्टी हो गया, एयर, सही है, मिनरल्स हो गए, जो जितने सारे खनिज हैं, सही है, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे कैसे हैं, एबायोटिक हैं। तो ये किसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओरिजिन के बेस पे, ठीक है। तो ओरिजिन के बेस पे दो प्रकार के हो गए भाई, कौन, बायोटिक और एबायोटिक। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक देखो, एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है बायोटिक एबायोटिक का। यहाँ पे देखो, ये एक तालाब है या नदी है, कुछ भी है। यहाँ पे जो सैंड्स वगैरह हैं, जो बालू वगैरह है, रेत वगैरह है, ये क्या है भाई, ये एबायोटिक हैं। पानी क्या है, एबायोटिक है, इसमें जीवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हरे घास वगैरह हैं, ये सब कैसे हैं, या जंगल वगैरह हैं, ये सब कैसे हैं, बायोटिक है। मतलब जिसमें कुछ ना कुछ जीवन हो वो कैसे होंगे, बायोटिक हो। जिसमें जीवन नहीं हो वो क्या होंगे, एबायोटिक होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जस्टिबिलिटी। एग्जस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्तता के आधार पे। इसको बोलते हैं समाप्त होने के आधार पे, या समाप्तता बोलते हैं। अब भाई समाप्त होने के आधार पे कौन से हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। भाई रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। रिन्यूएबल आर रिप्लेंसिबल। रिप्लेंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, मतलब रिप्लेंसिबल का मतलब होता है पूर्ति योग्य। इसका मतलब होता है जो हमारी ज़रूरतों को क्या करे, पूरा कर सके, पूर्ति योग्य, ठीक है। आर रिन्यूअल आर रिप्लेंसिबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब जिसको हम लोग दोबारा से क्या कर सके, रिन्यू कर सकें। मतलब ले लिए और लेके, चाहे फिजिकल प्रोसेस से, चाहे केमिकल प्रोसेस से, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस से, उसका यूज करके हम लोग उसको क्या कर दें, दोबारा से अगर हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से उसको कोई न कोई चीज़ नई में उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूअल सोर्सेस, ठीक है। अब नॉन रिन्यूअल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा भाई, जिसका हम लोग क्या करें कि एक ही बार यूज करें, दोबारा उसको क्या करें, रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, मतलब रिन्यू नहीं कर सके, दैट इज नॉन रिप्लेंसिबल। मतलब जो पूर्ति योग्य, एक बार यूज कर लिया, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में, कहने का मतलब है। अब रिन्यूअल में देखते हैं भाई, रिन्यूअल तब समझ में आ गया कि भाई जिसको रिन्यू कर सकें, नया कर सकें, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकें। अब रिन्यूअल में दो प्रकार के हैं अपने, रिन्यूअल में दो प्रकार के हमने देखा था भाई, एक कंटिन्यूअस होता है, एक कौन सा था, एक कंटिन्यूअस और एक तो बायोटिक, ठीक है। उसको हम आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोलर क्या है भाई, जो सूर्य ऊर्जा मिल रही है उसका हम यूज कहीं न कहीं करके उसको रिन्यू कर सकते हैं, खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। वाइंड, हवा खत्म होने वाली चीज़ है, वाइंड का भी कहीं न कहीं, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, भाई इसको किसी न किसी तरीके से हम लोग दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। रिन्यूअल मतलब क्या, हवा, पानी, उसके बाद में सूरज की रोशनी हो गई। तो रिन्यूअल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस फ्लोज। और अगला कौन सा है, इसमें अगला नहीं दिया है, इसमें अगला कौन सा था भाई अपना, अगला था अपना कौन सा था, कंटिन्यूअस फ्लोज, ये हो गया। और अगला अपना नेक्स्ट है कौन सा था, वेजिटेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लोज में क्या हो गया, वाइंड हो गया, हवा लगातार बह रही है, वाटर, सन हो गया, ये सब कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद में वेजिटेशन में क्या हो गया, जितने सारे प्लांट्स वगैरह हैं, ये सब किस में आएंगे भाई, वेजिटेशंस में आएंगे, ठीक है। और प्लांट्स का यूज करके कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं भाई। प्लांट्स तो ख़त्म होने वाला है नहीं, प्लांट्स से हम लोग दवाइयाँ बनाते रहेंगे, प्लांट्स उगता रहेगा, बनाते रहेंगे, दवाइयाँ बनती रहेंगी, तो वो भी किस में आएंगे, रिन्यूअल में आएंगे। नॉन रिन्यूअल आर फॉर्म्ड ओवर अ सब्सटेंशली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम का मतलब है कि बहुत सालों से क्या है भाई, ये अर्थ के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद बनते हैं। अब जैसे क्या हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब कैसे हैं भाई, नॉन रिन्यूअल है। जैसे इसमें लिखा है मिनरल्स, जो खनिज हैं भाई, चांदी, सोना, ये सब सारे क्या हैं, जितने सारे मिनरल्स हैं वो सब किस में आएंगे, नॉन रिन्यूअल में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भाई एक बार यूज कर लिया, ख़त्म तो होना ही होना है उनको हर हाल में। फॉसिल्स फ्यूल्स, दीज कैन बी सब डिवाइडेड इंटू रिसाइकल रिसोर्सेज और नॉन रिसाइकल। अब इसमें देखो, मिनरल्स,
फॉसिल्स फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि जो भाई अंदर में लकड़ी वगैरह जब बहुत सालों से पड़ी हुई है उसका कोयला वगैरह बनता है, ये सब सारे किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में आएंगे, ठीक है ना। अब नॉन रिन्यूएबल भी अपना कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, एक रिसाइकल रिसोर्सेज, एक नॉन रिसाइकल। भाई रिसाइकल किसको कर सकते हैं, मेटल को तो रिसाइकल कर सकते हैं भाई, चांदी है, तांबा है, कुछ भी है, मान लो तांबा है, तांबे की कोई चीज़ बना लिया, या लोहा है, लोहे का आयरन का कोई चीज़ बना लिया, अब वो मान लो ख़राब हो गया तो उसको हम लोग दोबारा क्या रिसाइकिल तो कर सकते हैं ना भाई, लोहा गला के दोबारा से फिर लोहा बना दिया। तो इसलिए इसमें दो टाइप के होते हैं, रिसाइकल एक नॉन रिसाइकल। अब नॉन रिसाइकल में कौन होगा, फ्यूल्स कहने का मतलब है कोयला। भाई कोयले का एक बार यूज कर लिया दोबारा बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ठीक है। लकड़ी, ये सारी चीज़ें कैसी है, नॉन, कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जस्टेड विद देयर यूज, मतलब उनके प्रयोग के साथ ही वो कैसे हो जाते हैं भाई, ख़त्म हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई एक तो पढ़ा किसके आधार पे, एक तो पढ़ा कि भाई उसके आधार पे ऑरिजिन के, अब एग्जिस्टिबिलिटी का मतलब ख़त्म होने के कगार पे जो है, उनमें कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा भाई, दो पढ़ा, एक रिन्यूअल एक नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल कौन सा हो गया, जैसे ये सन ख़त्म नहीं होगा भाई, पानी सही है, वो हवा, ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जैसे यहाँ पे देखो भाई कोयला हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह हो गई, बैटरी में जो डलता है लिथियम वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई, कभी न कभी तो ख़त्म होने वाली है, इसलिए कैसी है, नॉन रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल में दो हैं, एक तो जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो रिसाइकिल किसको कर सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, जितने सारे मेटल्स हैं उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनरल्स वगैरह को रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन जो ये कोयला वगैरह है इसको हम रिसाइकिल नहीं कर, लिथियम को क्या रिसाइकिल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, ये रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं भाई, देख लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप किसको बोलते हैं कि मालिकाना हक, किसके आधार पर, मालिकाना हक, कि भाई उसका हक किसके पास में है। एक तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास खुद में है, खुद के पास का, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जिसको सभी लोग यूज़ कर सकें, कम्युनिटी का मतलब जो समाज में लोग हैं उसको लोग यूज कर सकें। नेशनल का मतलब है कि देश यूज करे उसका। इंटरनेशनल का मतलब है कि सारे देश यूज करें, जिसमें सारे देश हो जाएंगे विदेशी, ठीक है। समझते हैं सारी चीज़ों को कर करके। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर ऑन्ड, ऑन्ड का मतलब जो खुद का हो, प्राइवेट हो, प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल। एग्जाम्पल लैंड ऑन्ड बाई फार्मर, भाई जो किसानों का खेत होता है उनका खुद का होता है, तो ये कैसे होंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अलॉटेड बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओके। प्लांटेशन, जो खुद का प्लांटेशन बगीचा वगैरह होता है। पास्चर लैंड किसको बोलते हैं भाई, पास्चर लैंड बोलते हैं चारागाह भूमि को। पास्चर लैंड मतलब जिसमें खुद के जानवर वगैरह जो जिलाए रहते हैं ना, उसके लिए चराने के लिए। कितने लोग हैं पर्सनल अपने जो अपने जानवर वगैरह रखते हैं उसके लिए खुद के चारागाह रखते हैं। खुद के पर्सनल तालाब होता है लोगों का, पॉन्ड्स। वाटर इन वेल, खुद का कुआं होता है लोगों का। ऑन्ड बाई इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन खुद का होना चाहिए। इंडिविजुअल का सीधा सा मतलब है कि भाई खुद का होना चाहिए, चाहे जो भी चीज़ हो। प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाई पीपुल इन द सिटी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो रिसोर्स क्या होगा, वो खुद का मेरा होना चाहिए, बस इंडिविजुअल रिसोर्सेज उनको बोलेंगे। समझ में आ गया। कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब कम्युनिटी में मतलब पूरे समाज यूज करें। आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, उस समाज में रहने वाले सभी लोग यूज करें। जैसे विलेज में कॉमन क्या होता है, ग्रेजिंग ग्राउंड, जो चारागाह होता है गांव वगैरह में क्या होता है भाई, जिसमें सभी लोग को जानवर जाके चरते वगैरह हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन तो सभी के लोगों के लिए हो ना, एक पर्सनल लोगों के लिए तो है नहीं हो, तो इसलिए ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होता है। ब्यूरियल ग्राउंड, ब्यूरियल का मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है। अब शमशान जो होता है, जहाँ शमशान होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई बंदा मर गया बोला कि पर्सनली मेरे लिए है, दूसरे बंदे को जलाने नहीं देंगे यहाँ पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए ब्यूरियल ग्राउंड जो होता है ये भी क्या होता है, कम्युनिटी में होता है। विलेज पांड, जो गांव का तालाब वगैरह होता है भाई, सामुदायिक होता है। सामुदायिक का मतलब समझ रहे हो ना, पूरे समाज का होता है, सभी लोग मिलजुल के यूज करेंगे, ठीक है। तो विलेज पांड्स जो होता है सभी विलेज वाले यूज करते हैं। पब्लिक पार्क्स, जो पब्लिक पार्क्स होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरे घर के लोग जाएंगे खेलने को, कोई नहीं जाएगा। पिकनिक स्पॉट, ये भी सारे लोगों के लिए। प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कम्युनिटी मतलब सारे लोगों के लिए होती हैं, इसलिए कम्युनिटी रिसोर्सेज इनको बोलते हैं, ओके। अगला आ जाता है भाई अपना कौन सा है, अगला है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है कि ये पूरे किसके होगा, ये पूरे देश का होगा, राष्ट्रीय, ठीक है। टू ए नेशन, एग्जाम्पल रोड्स, जितने रोड्स हैं किसके हैं, नेशन के हैं। कैनल्स,
ठीक है। कैनल्स का मतलब समझ रहे हो ना, सुरंग वगैरह होती हैं। रेलवेज, मिनरल्स, जो मिनरल्स वगैरह, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, जंगल वगैरह किसके हैं, ये सब देश में आते हैं। मतलब सीधी सी बात समझ लो कि देश के बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सारे कौन से होंगे, नेशनल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है ना। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे चुनाव वगैरह होते हैं ना, उस देश के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे कौन से हैं, वो नेशनल होने होंगे। टेरिटियल वाटर आर द रिसोर्सेज विद इन द टेरिटियल वाटर रिफर्स द ओशिनिक एरिया ऑफ द 12 न्यूट्रिटिकल माइंड मील्स 19.2 किलोमीटर फ्राम द कोस्ट। द कंट्री हैज़ लीगल पावर ऑफ द एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, पब्लिक गुड, अर्बन डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। देश के अंदर जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो कौन सी होंगी, नेशनल रिसोर्सेज होंगी। ओके, आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, are regulated by the certain international institution. These are the include exclusive economic zone which belongs to open ocean and no individual country can be utilized in without consent. देखो, एक चीज़ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं इसको, EEZ। ये क्या होता है, ये कहने का मतलब ये कि कोई देश, मान लो कोई देश है, ठीक है ना, जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत यहाँ पे देश है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद में समुद्र लग जाता है, तो यहाँ से जहाँ से भारत का बॉर्डर, समुद्र जहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से 200 किलोमीटर के बाद में 200 किलो, मान लो इधर पे कोई देश है, उससे 200 किलोमीटर है, तो हर देश से जो पानी में 200 किलोमीटर का जगह है ना, वहाँ पे जो भी चीज़ निकलेगा उसका हकदार कौन होगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज उसको बोलेंगे। मतलब उसका हकदार कौन होगा, उसका इंटरनेशनल होगा। उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो जोन होता है 200 किलोमीटर, देश से 200 किलोमीटर बाद का जो जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब कि उस देश से 200 किलोमीटर दूर पर जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उसको नहीं ले सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जो क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करती है, उस अगर हम, मुझे मान लो कि ये भारत है, और भारत से यहाँ से मुझे 200 किलोमीटर पे कोई चीज़ मिल गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब 200 किलोमीटर दूर पे मिल गई तो मैं जाके मनमानी वहाँ से चीज़ें ढोके ला रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की। अगर ये परमिशन देता है तो फिर हम लोग कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं देता है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अपने हो गए इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल है, इंडिविजुअल में हाउस वगैरह हो गया, प्रॉपर्टीज़ वगैरह होगी, खुद की होनी चाहिए। कम्युनिटी में पार्क वगैरह सब पूरा दुनिया भर का, तालाब वगैरह सब क्या है। नेशनल में रेल वगैरह। इंटरनेशनल में देख रहे हो ना, लैंड है, यहाँ से कितना दूर भाई, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर की जो भी होगा उसको हम लोग बिना इंटरनेशनल अथॉरिटी के हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास के आधार पर। भाई विकास के आधार पर क्या कितने हो सकते हैं, देखते हैं। एक तो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल क्या होता है, आर द रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कहने का मतलब क्या है कि भाई, मतलब जिस भी रीजन में मान लो जो रिसोर्सेज पाया गया है, ठीक है ना, उसका यूज अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। एग्जांपल, वाइंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मतलब राजस्थान और गुजरात में जो सोलर एनर्जी का है और वाइंड का, इनका क्या है, इनका आराम से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का और वाइंड का, लेकिन गुजरात और राजस्थान में, ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, ये पोटेंशियल का मतलब ही होता है भाई संभावनी, जिसकी संभावना है कि भाई है तो, लेकिन उनका विकास अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है जो है लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब आर द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वाइव्ड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ क्वालिटीली एंड क्वांटिटेटिवली। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि डेवलप करना है भाई, डेवलप का मतलब ये होता है विकसित, मतलब वो यूज हो रहे हैं, सही है ना, उनका मतलब
उनका सर्वे भी किया जा चुका है, सही है ना, पता लगाया, डिटरमाइंड पता लगाया, पता भी लगा लिए हैं, यूटिलाइज, और उसका यूज भी कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डेवलप रिसोर्स। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कैसे हैं भाई, पता भी लगा लिए हैं, यूज भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्वे भी हो चुका है इनका। तो ये सब सारे कैसे हैं, डेवलप्ड। डेवलप का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है ना, जिनको बारे में पता लगा लिए और यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है भंडार। स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई, भंडार। स्टॉक का मतलब होता है भंडार। अब जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ चीज़ें होती है भाई, स्टॉक में रखी हुई है, स्टॉक में रखी हुई है मतलब रखी हुई हैं लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक रिफर्स टू मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। मतलब उसके पास पोटेंशियल है कि भाई आदमी की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मतलब आदमी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। एग्जाम्पल, वाटर इन कंपाउंड टू इन्फ्लेमेबल गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई H2O में, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। हम लोग चाहे तो हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि दोनों भी क्या है, फ्लेमेबल हैं भाई, दोनों भी जलने वाली गैसें हैं, फ्लेमेबल हैं। इनका यूज अलग करके हम दोनों का यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन का अलग यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन का अलग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज करके इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्टॉक में रखे गए हैं। भाई स्टॉक का मतलब क्या होता है कि रखे हुए हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अभाव में, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसका यूज करके हम उसको यूज कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई, रिजर्व का मतलब आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का ही सबसेट है, विच आर एट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट बीइंग यूटिलाइज ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब होता है भाई, तुम लोगों ने देखा होगा गाड़ी वगैरह होती है, बोलते हैं ना रिजर्व में तेल है। रिजर्व में मतलब है कि वो है, लेकिन तकनीकी के अभाव में उसका भी यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अब नदी वगैरह में जो जल होता है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्या हर जगह बनती है, हर नदी से बनती है क्या, नहीं बनती है भाई। तो हर नदी से नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। उतनी टेक्नोलॉजी अगर होती तो भाई जो विद्युत सप्लाई होता ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा होता कि आराम से हम लोग दूसरे को क्या दे रहे होते, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते। लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व में है। मतलब पानी तो है, हम चाहें तो बना सकते हैं बिजली, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बना पाएँ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्टॉक का क्या है, ये सबसेट है, सही है। तो स्टॉक और रिजर्व दोनों एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टॉक में क्या होता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे अब पानी तो है, H2O को अलग करना, समझ रहे हो ना, इसके लिए भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। और रिजर्व में क्या है, टेक्नोलॉजी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाई मैन। भाई अब जो रिसोर्सेज हैं, आदमी क्या कर रहा है ना, इसका धुआंधार यूज कर रहा है। धुआंधार यूज का मतलब समझ रहे हो ना, कि दुनिया मतलब जो भी चीज़ है अपने अर्थ पे, जो लोग हम लोग यूज कर सकते हैं, मिट्टी से लेके चाहे जंगल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, सबका धुआंधार यूज कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, हाँ, प्रॉब्लम क्या होगा, पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब क्या होता है भाई, डिप्लीटेड का मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, सही है ना। डिप्लीटेड का मतलब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जैसे जंगल वगैरह देख रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग धुआंधार जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और जिससे जंगल वगैरह क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू रिच एंड पुअर। समझ रहे हो ना, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब समझ रहे हो ना, रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। संसाधन, जो संसाधन है ना, जो रिसोर्सेज है, ये क्या है कि जिसके पास पैसा है उसके हाथ में चला गया है। मान लो मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में कोई रिसोर्स आ गया, अब भाई तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से ना उसका यूज करूँगा। तो इससे क्या हो गया है कि हमारी सोसाइटी है जो है ना, जो हमारा समाज है, दो भागों में बट गया है, एक तो रिच में और एक पुअर में, एक गरीब और एक अमीर। भाई अब जिसके पास मान लो अंबानी है, हाँ, अंबानी के पास में कोई तेल का कुआं मिल गया उनको,
ठीक है, वहाँ से वो पेट्रोल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब भाई अंबानी क्या करेंगे, तेल का कुआं उनके हाथ में है। अब वो तेल का कुआं, तेल वो बेचेंगे, अब तेल वो बेचेंगे भाई, वो तो रिच ना हो गए। अब हम लोग तेल खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या हो गए, पुअर ना हो गए, क्योंकि हम लोग पास में है नहीं, तो हम लोग खरीदेंगे तो भाई हम लोग पुअर हो गए। तो क्या हो गया कि रिसोर्सेज जो है ना, किसके हाथ में चला गया है, कुछ किसके, अमीर लोगों के हाथ में चला गया है, जिससे क्या है अपनी सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। एक प्रॉब्लम तो ये है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि डिप्लीट हो रहा है भाई, समझ रहे हो ना, कि बहुत सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जैसे जंगल खत्म होने के कगार पे है, सबको पता है धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग, अब जंगल वगैरह काट रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हो ना, ग्लोबल वार्मिंग अच्छी तरह से पता होगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन का जो लेयर है धीरे धीरे उसका भी क्या हो रहा है, खात्मा हो रहा है, उसका भी क्या हो रहा है, खात्मा हो रहा है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आर अदर प्रॉब्लम, जो तरह तरह के अपने इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ रहे हो ना, पर्यावरण, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, जो आसपास में जो बिना मतलब के बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब किसके नतीजे हैं, ये सब हैं किसके, जो रिसोर्सेज के जो यूज हो रहे हैं धुआंधार, उसके नतीजे हैं। आई बात समझ में, तो समझ में आ गया कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी भाई। एक तो क्या होगा कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट का मतलब ख़त्म हो रहे हैं, सही है ना। और रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं कि किसी धनवान आदमी, रिच आदमी के हाथ में चले गए हैं भाई, और जिससे सोसाइटी अपनी क्या है, दो भागों में बढ़ गई है, गरीब और एक अमीर। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है भाई। इन्वायरमेंटल डिग्रेशन हो रहा है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पर्यावरण जो है अपना वो सीधे ख़त्म होने के कगार पे है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं, तो दो तीन प्रॉब्लम हम लोग लिख सकते हैं आराम से। आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इस सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, डेवलपमेंट मतलब विकास। अब विकास का मतलब क्या है कि क्या ऐसी चीज़ अपनाई जाए जिससे जो रिसोर्सेज है ना इनका, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, इनका जो है बैलेंस बना रहे। अब इनका बैलेंस बना होने के लिए क्या होना चाहिए हमको, हमारे पास में द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, मतलब क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें क्या हो, डज नॉट डैमेज, क्या नहीं डैमेज होना चाहिए भाई, क्या नहीं डैमेज होना चाहिए, इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, क्या हमारा इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, हमारे पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास इसको बोलते हैं। जैसे लो कार्बन ग्रोथ, तो ये फैक्ट्री वगैरह से हम लोग कोई ऐसी चीज़ अपनाएं कि कार्बन का ग्रोथ क्या हो, कम हो। प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, अब भाई कार्बन का अगर उत्सर्जन होगा, कार्बन अगर कम निकल रहा है तो क्या होगा, इससे जो रिसोर्स एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों मिला के इसमें क्या होगा, सोशल इंक्लूसिविटी कब आएगी, ये जब सभी लोग भाग लेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि 2 आदमी पेड़ लगा रहे हैं तो 10 आदमी पेड़ काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है कि भाई इन्वायरमेंट अच्छा होगा, कब होगा जब सोसाइटी साथ देगी, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं, साइकिल में बनी रहेंगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, और जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसका ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ की कटाई करते जा रहे हैं, अब आगे वाली फ्यूचर वाला उनका कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। आगे, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स के लिए प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी हम लोग को। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक आर स्किल प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब सही तरीके से जो रिसोर्स है उनका क्या करें, यूटिलाइज करें, उनका प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध आराम से पा गए हैं तो भाई आराम से ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हमारे पास में है उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी लिस्टिंग करनी चाहिए। सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट, समझ रहे हो ना, सर्वे करना चाहिए, मैपिंग कहाँ पे रिसोर्स है, मेजरमेंट करना चाहिए ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी वहाँ पे है। रिसोर्स आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग में क्या क्या करना चाहिए हम लोग को सर्वे करना चाहिए भाई। सर्वे करेंगे, पता करेंगे कि कहाँ पे है, उसकी मैपिंग करेंगे किस जगह पे है,
ठीक है ना। उसका मेजरमेंट करेंगे कि भाई कितनी जगह पे है, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे क्या कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है, ये सब चीज़ की लिस्टिंग हम लोग करेंगे। आई बात समझ में? तो पता करेंगे और लिस्टिंग करेंगे कि कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। ये प्लानिंग होनी चाहिए रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? प्लानिंग फॉर एक्सप्लोइटेशन, डेवलप मतलब प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। अब जो भी रिसोर्स हमारे पास में हो मिल गया है उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? उसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास में, और सुटेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको निकालने के लिए, और स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, उसको निकालने के लिए कोई स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। जो भी आदमी उस पर जाए कैसे निकालेंगे सभी आदमी को सिखाया जाएगा भाई कि हाँ इस तरीके से उस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई बात समझ में? मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ है कि भाई जो भी तुम्हारा रिसोर्स डेवलपमेंट है उस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान एक आती है पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, उससे तुम्हारा मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट नेशन के मैच के तुम लोग उसको निकाल ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम होनी चाहिए। पहले तो क्या करेंगे? उसको पता करेंगे, उसकी लिस्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे भाई कि उसकी स्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, और इंस्टीट्यूट वगैरह खोलेंगे कि भाई उसमें सिखाएंगे कि किस तरीके से उसको निकाला जाएगा, उसमें उसको शिक्षा वगैरह देंगे। और जो भी प्लान रहेगा उसको मैच करेंगे हम लोग किससे? जो नेशनल का डेवलपमेंट का प्लान होगा उससे आके हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, और उनसे मैच करेंगे कि भाई कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। ओके, आगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग के क्या महत्व है? तो इसका महत्व क्या है देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किसके लिए है? अगर कोई बैलेंस डेवलपमेंट करना है इंडिया में, बैलेंस विकास करना है, उसके लिए ज़रूरी है। सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्स एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्स। मतलब कुछ रीजन इंडिया में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बेचारे क्या है रिसोर्स के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ क्या है कि वहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं है, कोई संसाधन है नहीं। जैसे कई जगह पे कोयला निकलता है, कहीं जगह पे नहीं निकलता है, कहीं सोना निकलता है तो कहीं नहीं निकलता है, कहीं कुछ भी नहीं निकलता है। तो भाई कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं प्लानिंग करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे अदर स्टेट वाले जहाँ पे रिसोर्स नहीं होगा। जैसे राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्स। राजस्थान में क्या है? वाटर रिसोर्स नहीं है भाई, पानी की कमी है राजस्थान में। बट रिच इन सोलर एंड वाइंड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है? सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वाटर रिसोर्स नहीं है। तो भाई मिलजुल के नहीं प्लानिंग करेंगे तो फिर नेशनल लेवल पे नहीं प्लानिंग करेंगे तो राजस्थान छूट जाएगा। किसके मामले में? पानी के मामले में। और जिस स्टेट में सोलर चाहिए होगा वहाँ वो छूट जाएगा। किसके मामले में? सोलर के मामले में। तो इसीलिए सारे को क्या करेगा? बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सम रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंस रिसोर्स। जैसे मध्य प्रदेश में रिच इन मैनी रिसोर्स बट लद्दाख इज पुअर रिसोर्स। भाई लद्दाख में कोई रिसोर्स ही नहीं पाया जाता, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाया जाता है। तो अगर मिलजुल के नहीं चलेंगे तो भाई मध्य प्रदेश हमेशा ही आगे निकला रहेगा। है तो स्टेट इंडिया का ही, तो भाई दोनों को क्या करेगा? बैलेंस बना के ना चलना पड़ेगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है, जितने लोग पानी पा गए हैं तो धुआंधार पानी यूज़ कर रहे हैं। अब सोलर ऐसा थोड़ी ना है कि सोलर एनर्जी पा गए तो भाई सोलर एनर्जी को भरपूर यूज़ कर रहे हो, तो उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? यूटिलाइज अच्छे से होना चाहिए उसका, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। ऐसा नहीं है कि भाई कोई रिसोर्स पा के धुआंधार तुम जाके पॉल्यूशन कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो। तो प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या रहे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे, चाहिए ना। प्रदूषण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। मतलब समझ रहे हो ना? ओवर एक्सप्लोटेशन का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज क्या कर रहा है? अवॉइड करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि पानी तुमको मिल गया है तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी तुम बहा रहे हो एकदम, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो ये किस में आएंगी? ये सारी प्लानिंग में आएंगी, ठीक है ना। तो इसको कवर कर लेना भाई अच्छे से। अब रिसोर्स कंजर्वेशन का मैंने एक चीज़ बताया था। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। अब संरक्षण का मैंने तुम लोगों को जब बताया था एक चीज़, अगर याद होगा किसी को, तो भाई संरक्षण में मैंने बताया था जो चीज़ पहले जितना है बाद में भी उतना रहे। जैसे एक बोतल में मैंने पानी भर दिया 1 लीटर, अगर 10 साल बाद उस बोतल में पानी 1 लीटर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर क्या है? कंजर्व्ड है।
वाटर क्या है, कंजर्व्ड है या संरक्षित है, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले में जितना है बाद में भी उतनी बनी रहे, तो इसको हम लोग कंजर्वेशन में लेंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अब रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स हैं, जो हम जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब पहले जितना है बाद में अगर उतनी बनी रहे तो उसको कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड द टू स्टोर अ पार्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कहने का मतलब है कि अगर प्लान्ड यूज्ड, प्लानिंग तरीके से अगर हम रिसोर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, और प्रेजेंट में ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और हम स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए, जो फ्यूचर में लोग जब फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसके लिए स्टोर करके रख रहे हैं, तो इसी को ना बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। कहने का मतलब है कि हमारे जितना यूज है हम इतना यूज कर रहे हैं, और रिसोर्स को हम लोग ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, स्टोर करके भी रख रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसको कमी नहीं पड़े। तो कहने का मतलब हम लोग अपना यूज़ तो कर ही रहे हैं, तो पहले उतना तो कर ही रहे हैं, बाद में जो जनरेशन आएगी उसको भी उतना मिल जाएगी भाई, क्योंकि हम लोग स्टोर करके भी रख रहे हैं। तो इसी इसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ये जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई, मेनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। भाई बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब समझ में आ गया कि भाई जिसको हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं और दोबारा मिल नहीं सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सन से लाइट आ रही है तो सोलर एनर्जी बनाते रहोगे। ये सोलर एनर्जी कैसी है, सोलर एनर्जी जो मेरी है तो कैसी है, रिन्यूअल है। वाटर क्या है, रिन्यूअल है। एयर क्या है, रिन्यूअल है। लेकिन जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे अब पेड़ पौधे हो गए, इनको ख़त्म कर दो, भाई कहाँ से इसको रिन्यू कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि बहुत रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल है एंड एग्जिस्टिबल। एग्जिस्टिबल का मतलब क्या हुआ कि भाई वो कभी ना कभी ख़त्म ही हो जाएंगे। जैसे अब कोयला है, कभी ना कभी ख़त्म होगा, पेट्रोल कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो इसलिए ये नेसेसरी है कि उनको स्टोर करके रखा जाए और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं यूज किया जाए। इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम ए लार्जर लॉन्गर पीरियड। अगर हम उसको कंजर्व करके रखते हैं तो ज़्यादा टाइम तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है ना। कंजर्वेशन जो रिसोर्सेज हैं वो हमको क्या करेंगे, जो वेस्टेज फालतू है उनको क्या करेंगे, उनको वेस्टेज को कम करने, ज़्यादा यूज करोगे बाद वेस्टेज ज़्यादा होगा। अगर कम यूज करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे तो कम यूज होगा तो वेस्टेज कम होगा, तो वेस्टेज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस द प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। रिसोर्स का कंजर्व करके रखेंगे तो इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, तो ठीक है ना। इसमें देखो सारी चीज़ें अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो समझना है कि प्लानिंग की भाई उसमें रिसोर्स कंजर्वेशन में आएगा क्या क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी का कुछ आइडिया था, छोड़ते हैं इनको। गांधी जी ने बोला था कुछ उनके बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो सॉइल है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, मिट्टी का बहाव, मिट्टी भी ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही है पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, इसको मृदा अपरदन बोलते हैं, मिट्टी का कटाव। इरोजन का मतलब होता है कटाव, ठीक है ना। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन क्यूज्ड बाय रनिंग वाटर एंड वाइंड। पता है कि बहुत जगह पे क्या होते हैं ना, मिट्टी जो है ना पानी के बहाव के कारण कट जाती हैं और बह के चली जाती हैं दूसरी जगह, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। मिट्टी के कटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। मिट्टी बह के, कट के और बह के दूसरी जगह चली जाती है। हवा जब तेज़ चलती है इससे भी मिट्टी खिसक जाती है। सुना होगा तुम लोगों ने, उत्तराखंड वगैरह में लैंड स्लाइडिंग होती है। लैंड स्लाइड कब करता है भाई, जब हवा बहुत तेज़ बहता है ना तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो बह के दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि मिट्टी का ह्रास, मतलब हरासमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि मिट्टी कम हो रही है। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। ये क्यों हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं ना, कहाँ से, माइनिंग सेंटर से, जो माइनिंग खुदाई वगैरह जहाँ पे होती है, और जो इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ से वेस्ट मटेरियल फेंक रहे हैं लोग। क्या होता है कि एक परत जम जाती है, तो मिट्टी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, उसके बीच में गैपिंग आ जाती है, जिससे मिट्टी खिसकने लगती है। तो इस वजह से डिग्रेडेशन होता है। ओवर इरीगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सालिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल।
सालिनिटी का मतलब समझ रहे हो ना, सालिनिटी का मतलब क्या होता है भाई? सालिनिटी का मतलब होता है कि चूने पानी की मात्रा, चूने की मात्रा। और एल्कलिनिटी का मतलब समझ रहे हो ना, एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब समझ रहे हो ना, एल्केलाइन का मतलब होता है एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर मतलब एसिड ज़्यादा बन जाता है सॉइल में, तो इस वजह से क्या होता है, उसका इरिगेशन होने लगता है। इरिगेशन का मतलब समझ रहे हो ना, इरिगेशन का मतलब होता है कि भाई मिट्टी क्या हो जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। और ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल, भाई कुछ लोग क्या करते हैं ना, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल, जानवर छोड़ देते हैं। तो अब क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे मान लो मिट्टी है, ठीक है। अब मिट्टी पे मान लो बहुत बहुत ज़्यादा पौधे हैं, पौधे हैं तो उनका जड़ भी होगा, तो ये मिट्टी को बांध के रखता है। अब मान लो जानवर आया, पूरे घास को क्या खा गया, अब ग्रेज कर गया, मतलब चर गया इसको। अब यहाँ पे घास है ही नहीं है, तो घास जब नहीं है तो जड़ भी नहीं रहेगा, तो जिससे क्या होता है, मिट्टी बच के नहीं रह पाती। तो ज़्यादा ग्रेजिंग कराने से भी क्या हो जाता है भाई, डिग्रेशन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, समझ रहे हो ना, जंगल को जो लोग काट दे रहे हैं आदमी, इस वजह से भी क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। मिनरल प्रोसेसिंग, उसके बाद वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट लैंड, भाई जो वेस्ट वाटर निकल रहा है ना, जैसे गन्ना मिल वगैरह है, यहाँ से वेस्ट वाटर जो निकलता है ना, ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मिट्टी के जो पोषक तत्व है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से, उसके वजह से भी क्या होता है, डिग्रेशन हो रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाते हैं ना, तो वहाँ लाइम स्टोन निकलता है, उसको ज़मीन में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता हो जाता है कि वो भाई जो बारिश होती है उसकी पूरी ज़मीन तक नहीं जा पाती, वो लेयर एक बना लेता है। इस वजह से भी क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में जो लाइम स्टोन निकलता है ना, जैसे समझ रहे हो, एक जो ये होता है टाइल्स वगैरह जहाँ पे बनती है वहाँ पे ये सब होता है। तो कैल्साइट, सोप स्टोन, सेरेमिक इंडस्ट्री, ये सब बहुत सारे डस्ट निकलते हैं, और डस्ट एक लेयर बना लेती है, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता है। दिस डस्ट इज डिपोजिटेड इन द नेबरिंग लैंड, समझ रहे हो ना, जाके मान लो यहाँ पे सही ज़मीन है, अब डस्ट जाके यहाँ पे जम गई, ठीक है। अब उसके बाद में बारिश हो रही है, तो ये भाई ये लेयर बना दिया, अंदर बारिश जाएगी नहीं, तो जिससे क्या हो जाएगा, ज़मीन में पानी अगर नहीं जाएगा तो उसके पोषक तत्व तो खत्म हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिग्रेशन हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेशन का इतने सारे कारण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, अब कैसे बचा जा सकता है इन सब सारी चीज़ों से? तो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, भाई जो जंगल को काट वगैरह रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, समझ रहे हो ना, जो चरा रहे हैं जानवरों को छोड़कर, इसको नहीं करना चाहिए। इनक्रेजिंग एफॉरेस्टेशन, इनक्रेज करना चाहिए किसके लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सबको ये सलाह देनी चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए कि भाई पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ट्रेस फार्मिंग, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक फार्मिंग होती है ट्रेस फार्मिंग, इसको पढ़ेंगे आगे। इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी इलाके हैं ना वहाँ पे ट्रेस फार्मिंग होती है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट होता है प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड डंस, तो ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाई ग्रोविंग थ्रोनी बसेज विल हेल्प द प्रिवेंट द लैंड डिग्रेशन इन डिजर्ट। माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है जहाँ पे खुदाई वगैरह हो रही है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वेस्टेज को कम करने के लिए उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको अपन को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना उसको क्या करना चाहिए, उसको केमिकली ट्रीट करना चाहिए, किसके रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस, जो ज़मीन में जो हार्मफुल सब्सटेंस जा रहे हैं उसको बेकार करने के लिए उसको केमिकली क्या करना चाहिए भाई, केमिकली रूप से उसको शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि डिग्रेडेशन होता रहेगा, ठीक है ना। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो अर्बन वेस्ट है, जो शहर में जो वेस्ट फालतू का वेस्ट निकल रहा है कहीं ना कहीं बहा दे रहे हैं, उसको किस में यूज़ करना चाहिए, बायोगैस बनाने में। एंड बायो मैनर्स, आई बात समझ में। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड, ओवर इरीगेशन का बता दिया भाई, स्टॉप करना चाहिए। एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अब सॉइल एज ए रिसोर्स, मिट्टी किस तरह हमारे लिए रिसोर्स का काम करती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो सॉइल क्या होती है, द अपर मोस्ट लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट, समझ रहे हो ना, जो सबसे ऊपरी लेयर होता है किसका, अर्थ का,
अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जो लूज होता है, जो ढीला होता है, ब्रोकन होता है एंड यूजफुल फॉर प्लांट, और पौधों के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जो अपर मोस्ट प्लांट होता है, जो लूज होता है, यूजफुल प्लांट के लिए यूजफुल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे। सॉइल में क्या क्या होते हैं भाई, सॉइल कंसिस्ट मिनरल मैटर्स, उसमें मिनरल मैटर्स होते हैं सच एज सैंड होता है, क्ले माने मृतिका होती है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे जो चमकीले चमकीले होते हैं, कभी कभी देखा होगा बालू की तरह होता है सैंड, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सच एज ह्यूमस का मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमस का मतलब नमी होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को क्या बनाते हैं भाई, जो पौधों के लिए यूजफुल बनाते हैं, एंड अर्थवर्म्स, ठीक है। सॉइल इज़ फाउंड मेनली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो मिट्टी कैसे बनती है भाई, ये वेदरिंग से बनती है, जो मौसम से पानी वगैरह आता है उससे बनता है। एज अ रिजल्ट वेदरिंग ऑफ अ लेयर लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन अ लैंड सरफेस। कहने का मतलब है कि कोई मिट्टी है, ठीक है ना, वेदर अगर मौसम हुआ, बारिश हुई, तो अब क्या होगा, ऊपर यहाँ पे पानी पूरा इकट्ठा हुआ, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा। अब जैसे ही ये लूज हो गया, तो जो छोटे छोटे रॉक मटेरियल है, रॉक मतलब चट्टान, ये क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, मिट्टी में ह्यूमस आ जाएगा, नमी आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो सरफेस क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो प्लांट के लिए उपयोगी हो जाएगा, जिसपे प्लांट वगैरह उगने लगेंगे। इफ़ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, मान लो पानी यहाँ पे रुक गया और लंबे समय तक अगर ये इसमें पानी रुक गया, तो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से ऑर्गेनिक चेंज इसमें देखने को मिलता है। दीज चेंजेस लीड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और यही क्या करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं पौधों के लिए, ठीक है। फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट, देखो क्या क्या फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं। एक तो क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग, भाई क्लाइमेट बोलते हैं ना भाई, मौसम अच्छा होना चाहिए, जिससे वो क्या डिसाइड करेगा कितना ज़्यादा वहाँ पे वेदरिंग हो रहा है। एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रोफो टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि कितनी मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, कौन किससे डिसाइड होगा, टोपोग्राफी से। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, जो वहाँ पे पेरेंट रॉक जो पहले से पड़ा हुआ जो वहाँ पे वो चट्टान है, उसके नेचर पे भी डिसाइड करेगा। डिसाइड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये किसको डिसाइड करेगा कि मिट्टी का टेक्सचर कौन सा होगा। अगर हम लोग मिट्टी का टाइप पढ़ेंगे ना, सॉइल का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल, सही है ना, तो ये कितनी ज़्यादा नमी उसमें होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, वेजिटेशन, ठीक है ना। तो पहला चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्लाइमेट। दूसरा टोपोग्राफी क्या करेगा, मिट्टी भाई कितनी ज़्यादा इकट्ठी होगी, ठीक है ना। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, कि अब नेचर ऑफ पेरेंट रॉक क्या डिसाइड करेगा, उस मिट्टी का टेक्सचर, किस कलर की मिट्टी होगी, कौन सी होगी, लाल होगी, काली होगी, पीली होगी, कौन सी होगी, उसके टेक्सचर को डिसाइड करेगा कौन, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, कि पहले से वहाँ पे कौन सा रॉक मौजूद है। वेजिटेशन क्या डिसाइड करेगा कि मिट्टी में नमी कितनी होगी, दैट इज ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, तो 6 तरह की मिट्टी हैं। एलुवाइल सॉइल बोलते हैं एक, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है ना। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं सारे को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एलुवाइल सॉइल। एलुवाइल को बोलते हैं हम लोग, ये जो हाथ में लिया हुआ है ये बंदा, इसको बोलते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी या मृदा बोलते हैं इसको। मतलब ये कैसी होती है भाई, ये हल्की सी ना पीले रंग की होती है, और ये थोड़ी सी ना इसमें बालू की तरह चीज़ें होती हैं। तो पढ़ते हैं क्या होता है। एलुवाइल सॉइल जो होता है, एलुवाइल सॉइल इन द मोस्ट, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, एक मिनट। एलुवाइल सॉइल, अब एलुवाइल सॉइल इन द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल इन द इंडिया, मतलब जो एलुवाइल सॉइल होता है, एलुवाइल सॉइल ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल का मतलब सबसे ज़्यादा उपज इसकी होती है एलुवाइल सॉइल की, और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही फैला हुआ है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड इलुवियम बाई रिवर, जो नदी आती है ना, इसमें सिल्ट होती है। सिल्ट का मतलब समझ रहे हो ना, मैं बताया ना अभी, बालू जैसे लग रहा था, तो इसमें सिल्ट ना, एक देखा होगा तुम लोगों ने कि भाई एक वाइट कलर का एक
बालू आता है वाइट कलर का। तो वो नदी जब बहा के लेके आती है ना, उसी से बनता है। उसको क्या बोलते हैं? इलुवियम बोलते हैं, इलुवियम। आई बात समझ में? इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मतलब समझ लो ना, उत्तरी भाग में ज़्यादा, क्योंकि उत्तरी भाग में नदियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे गंगा वगैरह हो गई। नॉर्दर्न भाग में जिस जिस इलाके में हम लोग वगैरह हैं, यूपी वगैरह, ये सब नॉर्दर्न प्लेन में ही आते हैं। गुजरात प्लेन्स, गुजरात में भी पाई जाती है, एंड कोस्टल प्लेन्स। ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड्स, इसमें बालू होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। क्ले बताया ना, मृतिका है, जिसमें शंख वगैरह होती हैं, ऐसे छोटे छोटे शंख वगैरह निकलते हैं, उसी को बोलते हैं क्ले। इट इज़ डिवाइडेड इंटू खादर एंड भांगर। दो मिट्टी में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, खादर और भांगर। जो भांगर है इसको न्यू एलुवियम बोलते हैं। जो नए प्रकार का एलुवियम होता है, नए प्रकार की जो मिट्टी होती है एलॉय सॉइल, उसको बोलते हैं किसको? बांगर को। एंड एलुमिनियम मतलब खादर को बोलते हैं नया वाला, और बांगर को बोलते हैं पुराना वाला। ओके। इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ध्यान रखना, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, एंड लाइम, चूना जो इसको बोलते हैं। सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ। शुगर केन गन्ने के लिए, राइस चावल के लिए, गेहूँ और दाल। मतलब समझ रहे हो ना? पहली तो चीज़ देखो, ये बता दूं कि ये मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है भाई? पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। और अगर मोस्ट फर्टाइल है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी में आएंगी, जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, सही है ना? तो चावल, गेहूँ, गन्ना, जो पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, ये इस मिट्टी में होती हैं। तो फिर से बता दूं, देखो ये मिट्टी वाला पक्का आएगा, इसको पढ़ के जाना भाई, सही है ना? पहली चीज़ है कि ये पूरे इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा उपज इसी की है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें फाइन सिल्ट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इलुवियम बोलते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन में, गुजरात में पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं। ओके। अब इसमें क्या क्या होता है भाई? बालू होता है, पहले बताया, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना। दो तरह की होती हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर को हम लोग नई वाली एलॉय वाला बोलते हैं, और बांगर वाली को ओल्ड वाली एलुवियम, ठीक है ना। अब इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा होता है? पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड और लाइम। पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। और इसीलिए क्या होता है? मोस्ट फर्टाइल होता है, सही है ना। ये शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, और किसके लिए? दाल के लिए। ये सारी चीज़ यूपी में पाई जाती है, तो इजीली याद हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। दोनों खादर, ये पूछता है भाई, सही है ना, खादर और बांगर में अंतर क्या होता है? बांगर बता दिया इसको, इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। सबसे ज़्यादा पूरे उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। एंड कंपोज ऑफ ओल्डेस्ट एलॉय। कौन सा होता है? पुरानी वाली जो होती है। भांगर का मतलब, जिसे भंगार बोलते हैं हम लोग ना, भंगार, कबाड़ी चीज़ को, पुरानी चीज़ को, तो याद करो भंगार से भांगर, ठीक है ना, एलुवियल सॉइल। खादर का मतलब नई वाली। अब भाई ये पुरानी होगी तो नई वाली होगी। द फूड प्लेन्स फाउंड बाई यंगर एलुवियम। यंगर मतलब नई वाली से, इज आर कॉल्ड खादर, ठीक है। दे लाई एबव द फ्लड प्लेन्स। ये कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है उसके ऊपर पाई जाती हैं। दे रिसेंबल ट्रेसेस। ये क्या बनाती हैं भाई? ट्रेस मतलब सीढ़ी बनाती हैं, सीढ़ीदार होती हैं। द सॉइल इन द रीजन रिन्यू एवरी ईयर एंड हाईली फर्टाइल। ये क्या होता है भाई? हर साल रिन्यू होता है, मतलब समझ रहे हो ना, हर साल बाढ़ आएगी, मिट्टी को बहा के लेके चली जाएगी, फिर दूसरी मिट्टी आ जाएगी, ठीक है ना। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज ए कंकर। इसको कंकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंकर। एंड इज कंपोज्ड बाई द कैलक्रस डिपॉजिट। द रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब समझ रहे हो ना, वेरी सुटेबल। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब जो नई नई फसलें होती है ना, उनको उगाने के लिए, ठीक है ना। तो खादर और भांगर में सिंपली समझ लो कि भाई खादर जो होती है नई वाली होती है, भांगर जो होती है, भंगार पुरानी वाली होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? जहाँ पे फ्लड वगैरह आते हैं उसके ऊपरी एरिया में ये क्या होता है? हर साल बाढ़ आता है, मिट्टी को खिसका के लेकर चला जाता है, तो हर साल क्या होता है? रिन्यू होता रहता है। कौन? खादर, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं भाई। आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं। इस सॉइल को क्या बोलते हैं भाई? इस सॉइल को बोलते हैं रेगुर। इस सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुर। रेगुर क्या होता है? ये काली मिट्टी को बोलते हैं। रेगुर मीन्स का होता है कॉटन। रेगुर का मतलब क्या होता है? कॉटन। कॉटन का मतलब समझते हो क्या होता है? कपास की खेती का नाम सुना होगा। कपास का मतलब होता है वस्त्र। कपास से क्या बनता है? जो कपड़े वगैरह बनते हैं कपास से ही बनते हैं। बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन।
जहाँ पे हम लोग कपास के खेती करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, उसके लिए होता है ये कौन, काली मिट्टी। मोस्ट ऑफ द डिकैन ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, ठीक है। सॉइल इज स्टिकी, चिकनी चिपचिपी होती है। व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, जो मिट्टी होती है ना, जब श्रिंक मतलब समझ रहे हो ना, भुरभुरी होती है। जब अगर ड्राई रहेगी, जब सूखी रहेगी तो भुरभुरी रहेगी, और जब गीली रहेगी तो कैसी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। अरे काली मिट्टी हम लोगों ने देखा होगा भाई। सेल्फ प्लगिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई। भाई जब सूख जाती है ना, कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा काली मिट्टी जब वहाँ से सूख जाती है, दरारें ऐसे पड़ जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस मिट्टी में होता है। रिच इन क्या क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, सही है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। डिफिशियंसी नाइट्रोजन, जो कमी होती है, किसकी कमी होती है, तो ये रिच इन देख याद करना कि भाई ये चीज़ भरपूर मात्रा में होती है। डिफिशियंस मतलब इसकी कमी होती है, नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं, ठीक है ना। कलर कहता कैसा होता है, डीप ब्लैक या लाइट ब्लैक। डीप ब्लैक या तो बहुत ज़्यादा काला होगा या तो हल्का काला होगा, ठीक है। इट इज़ मेनली फाउंड इन डिकैन ट्रैप रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हो गया। आगे रेड सॉइल आते हैं, लाल मिट्टी के बारे में। ये मिट्टी कहती है सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाले स्थान पे पाया जाता है कौन सी, लाल मिट्टी। याद रखना भाई, सीधी सी बात है कि जहाँ वर्षा नहीं होगी मिट्टी कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। पोरस पोरस फेरिएबल स्ट्रक्चर, अब्सेंस ऑफ लाइम, ये याद रखना, अब्सेंस ऑफ लाइम नहीं होता है, कांकर नहीं होता है, ठीक है ना। कांकर को क्या बोलते हैं, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। डिफिशियंसी इन क्या नहीं होता है इसमें, याद रख लेना, लाइम नहीं होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, मैग्नीज नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है, नमी भी नहीं होती है, पोटास भी नहीं होता है। कलर कैसा होता है, रेड कलर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक्स। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि भाई इसका कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो या आर येलो, मतलब समझ रहे हो ना कि जो लोअर एरिया है, लोअर लेयर जो होता है इसका, वो किस कलर का पाया जाता है, वो येलो कलर का पाया जाता है। इसको पीली, लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। येलो पाया जाता है, और अपर वाला कैसा पाया जाता है, रेड पाया जाता है। रेड क्यों पाया जाता है, आयरन की वजह से। नीचे वाला लेयर कैसा पाया जाता है, येलो पाया जाता है, ठीक है ना। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी टू क्ले एंड लोमी, सीधी सी बात है, बालू की तरह होगा और लोमी होगा। वीट कॉटन क्या क्या होता है, वीट कॉटन भी आता है, पल्सेस टोबैको तंबाकू वगैरह, ऑयल सीड्स, पोटैटो ईटीसी कल्टिवेटेड। इट इज़ फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। कहने का मतलब है जो साउथ वाले एरिया है वहाँ पे ये सारी मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हैं लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल की बात करते हैं भाई। ये क्या होता है, लेटराइट जो बना हुआ है ना, वो बना है लेटर वर्ड से। लेटर क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स, ईट, इसका मतलब क्या होता है, ईंट, ठीक है। नेम लैटिन वर्ड, बिकम सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है। एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, जब सूखी होती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब वहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा गिरता है और वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, उस जगह पे पाया जाता है। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण इसके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट। जो ट्रीज जो ह्यूमस होते हैं ना इसके, भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ह्यूमस वगैरह जो पेड़ पौधे होते हैं ना इसके ले लेते हैं, नमी को सोख लेते तुरंत, ठीक है। 10 ह्यूमस कंटेंट इज लो, इसलिए इसका ह्यूमस क्या होता है, नमी बहुत कम होती है, क्योंकि भाई अब धूप ज़्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है कि भाई वेपर ज़्यादा बन रहा है, वेपर ज़्यादा बन रहा है तो नमी जितनी है पेड़ पौधे पूरे खींच लेंगे। रिच इन आयरन ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्या क्या नहीं होता, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस। देखो कुछ भी लिख देना यार, तुमको जो भी एक केवल रिच इन याद रखो, बाकी जो बच रहे हैं उसको लिख दो, ठीक है ना। कोई इतना चेक वगैरह नहीं करने जा रहा है। कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है।
क्या क्या पाया जाता है? राइस, रागी, शुगर केन, कैशू, काजू आर कल्टिवेटेड मेनली। इट इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी, चाय, कॉफ़ी, कैशू नट्स, ठीक है ना। इट इज़ फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। ओके, नेक्स्ट एरिड सॉइल पढ़ते हैं। अब एरिड सॉइल क्या होता है भाई? ये पहाड़ों पे पाया जाता है। एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है? ये पहाड़ों पे पाया जाता है, ठीक है ना। करते हैं एरिड सॉइल को। सीन अंडर द एरिड सेमी एरिड कंडीशन, डिपोजिटेड मेनली इन वाइंड एक्टिविटीज, हाई साल्ट कंटेंट, साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस की। कंकर आर इम्प्योर, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई, बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं इसमें। विच रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, भाई अगर कंकर ज़्यादा हो रहा है तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा। टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी होता है, मतलब बालू की तरह होता है। कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन। फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में बालुई जो एरिया होता है, मरुस्थली इसको बोलते हैं, मरुस्थली, सही है ना। मरुस्थल वाला मिट्टी इसको, सॉरी पहाड़ी नहीं बोलते, मरुस्थली बोलते हैं इसको। एरिड का मतलब होता है मरुस्थल, एरिड का मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है भाई, तो ठीक है ना। तो हाई साल्ट कंटेंट होता है, साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, सबको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जंगल का जो सॉइल होता है सबसे बेस्ट होता है भाई। तो फॉरेस्ट सॉइल्स आज फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंटली रेनफॉल अवेलेबल, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे ये बनता है। द सॉइल आर वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, ये क्या होता है कि जगह जगह पे इसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर क्या होता है? चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। दे आर लोमी एंड सिल्टी, लोमी होते हैं, सिल्टी होते हैं। ऑन वैली साइड्स, सिल्टी का मतलब तुम लोग समझ लेना भाई, सिल्की, सही है ना। एंड कोर्स ग्रेन अपर स्लोप्स इन द स्नो बाउंड एरियाज हिमालयाज देज एक्सपीरियंस ड्यूर, तो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑयल को पर्वतीय, ठीक है ना, वन वाले इलाके जो होते हैं। अब जितने ऊपर के भाग हुए, जो उत्तर साइड के जितने भी एरिया हैं ऊपर के, सॉरी उत्तर के नहीं, पूरब वाले नहीं, सॉरी उत्तर के ही, उत्तर वाले, तो वो सारे कितने हैं? पहाड़ी, जो मतलब जो पर्वतों पे मिट्टी पाई जाती है वो सारे वही वही होते हैं। इन द स्नो बाउंड्स एरियाज ऑफ हिमालयस दे एक्सपीरियंस denudation एंड द रिच एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल, जो निचली घाटी पे जो पाई जाती है मिट्टी ना, वो वही केवल क्या होती हैं? फर्टाइल होती हैं। आगे सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन का मैंने मतलब बता दिया था, मिट्टी का कटाव। अब क्या होता है ना कि इसको मृदा अपरदन बोलते हैं। मिट्टी का कटाव, कहीं कहीं मिट्टी जानते हो क्या होता है? इसे कट के चली जाती है, देख रहे हो फिगर में यहाँ पे मिट्टी कट के ये पूरी ये चली गई है पानी की वजह से, तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है ना। रिमूव ऑफ टॉप सॉइल फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल एजेंसी। अब नेचुरल एजेंसी जैसे मान लो पानी हो गया, हवा हो गया, बाढ़ आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन बोलेंगे। सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव। रिमूव ऑफ टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल होता है उसको वो रिमूव हो जाती है, एक जगह से खिसक के दूसरी जगह चली जाती है। किसके कारण से भाई? नेचुरल एजेंसी। नेचुरल एजेंसी मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, बाढ़ आ गया था, सही है ना, या हवा है उसके कारण से। इट इज़ क्यूज्ड बाय रनिंग वाटर या वाइंड, सही है ना, जो बहता हुआ पानी है उसके कारण से। डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है ये? भाई लोग जंगल को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चरा दे रहे हैं घास वगैरह को। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, साइंटिफिक तरीके से कृषि नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्केल सॉइल इरोजन के लिए। टू टाइप्स होती हैं, गुल्ली इरोजन और सीट इरोजन, सही है। देखते हैं आगे। गली इरोजन, गली का मतलब होता है गली बन जाती है। द रेन वाटर वेन मूव डाउन ऑन अनइवन लैंड स्कूप अवे द सॉइल एंड फॉर्म डीप चैनल कॉल्ड गली। दिस टाइप ऑफ इरोजन कॉल्ड गली इरोजन। ए लैंड विच इज ब्रोकन इंटू मेनी स्मॉल पार्ट्स बाई गलीज आर कॉल्ड बैड लैंड। ए बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ भी ऐसे होता है, बारिश जब होती है ना तो क्या होता है कि ऐसे नाली बन जाती है। नाली कुछ कुछ क्या होती है कि कुछ मिट्टी तो बह के पूरे प्लेन में चला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है ना, बारिश हो रही है, अब बारिश अगर गिरी
तो कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी पूरी की पूरी मिट्टी ऐसे, जो यहाँ सामने की मिट्टी है पूरी की पूरी ऐसे बहते हुए एक प्लेन बना लेगी। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि किसी ने इसको एकदम प्लेन कर दिया है, जैसे रोड वगैरह नहीं होता प्लेन हो जाता है, उस वाली को उसको सीट इरोजन बोलते हैं। सीट इरोजन का मतलब एक सीट बन जाती है। अब कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा बारिश ऐसे होती है, मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, अब बारिश होती है, जब पानी गिरता है ना तो ऐसे गली बन जाता है, एक नाली बन जाएगी ऑटोमेटिक, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे नाली बन जाएगी, मिट्टी खिसक के बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन बोलेंगे। अब गली इरोजन को, अब ये वाली जो मिट्टी है ना, इस वाली को, इसको बैड बैड सॉइल बोलेंगे। बैड सॉइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम लोग खेती कर सकते हैं ना तो कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। सीट इरोजन में देखो, यहाँ पे देखो, वही बताया था कि पूरी मिट्टी क्या है, एक सीट के रूप में पूरे ऐसे ऐसे खसकते हुए ढलान पे चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स वाटर फ्लोज अ सीट ओवर अ लार्ज एरियाज डाउन स्लोप, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड सीट इरोजन। ओके। सॉइल कंजर्वेशन मेजर, भाई अब मिट्टी इससे कैसे बचा जा सकता है। एक होता है काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे जो खेती की जाती है ना, एक ऊंचा रहेगा एक नीचा, एक ऊंचा एक नीचा, एक ऊंचा एक नीचा। इससे क्या होगा, जब मान लो बारिश हो रही है, ये ऊंचा वाला पार्ट का अगर मिट्टी आएगा तो ये इसमें आएगा, ठीक है ना, ये पूरा लेवल हो जाएगा। अब ये वाली मिट्टी कहाँ जाएगी, इससे। अब इससे नीचे अगली है, इससे नीचे, तो कहने का मतलब है सीढ़ीदार। काउंटर का प्लॉगिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार। तो खेत जो होते हैं कैसे बनाने चाहिए, सीढ़ीदार, ताकि ढलान से मिट्टी जो खिसक रही है ना, पूरी मिट्टी बह के कहीं और नहीं जाए। भाई इससे जो है, ये इस वाली सीढ़ी की मिट्टी अगर खिसकेगी तो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला ये ऊपर का जो स्लोप है, ये खिसक के आएगा इस वाले में, अगर बहाव होगा तो ये खिसकेगा तो इसमें आएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है ना। आगे ट्रेस फार्मिंग, ये देखो सीढ़ीदार वाला, ये जो मैंने बताया था ट्रेस, इसको सीढ़ीदार बोलते हैं। ट्रेस फार्मिंग का मतलब यहाँ पे खेती कर रहे हैं, अब यहाँ से कोई मिट्टी कटेगी तो भाई स्लोप ही ना बनेगा। ट्रेस फार्मिंग का मतलब ऐसे बीच बीच में ऊंचा नीचा छोड़ के करेंगे। स्टेप कैन बी कट आउट द स्लोप्स मेकिंग ट्रेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट द सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ लेना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे कोई फसल बो दिया, ठीक है, इसके बीच में कोई छोटी फसल बो दिया, फिर फसल बो दिया। अब इससे क्या होगा, लार्ज फिर आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप में, पत्ती में निकल जाएंगी, पत्तियाँ में। स्ट्रिप्स ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दीज ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ वाइंड, दिस मेथड आर कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे घास लगा दिए, कोई छोटे पौधे लगा दिए, अब हवा यहाँ से तेज़ी से आ रही है, फसल ऊँची है, तो भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो मिट्टी कहाँ खिसक के जाएगी ये बताओ। तो इसी को बोलते हैं स्टीप क्रॉपिंग। मतलब एक बड़ी फसल लगा दी, एक छोटी फसल लगा दी, फिर बड़ी फसल लगा दी, फिर छोटी फसल लगा दी, ठीक है। आगे शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई जो मान लो तुम्हारा खेत है, ठीक है ना, अब खेत के किनारे किनारे तुमने पूरे क्या लगा दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, शेल्टर बना दिया एक, ठीक है ना। इसको बोलते प्लांटिंग लाइन्स आर ट्रीज क्रिएट अ शेल्टर। ये देख रहे हो पेड़ लगे हुए हैं पूरे किनारे किनारे, तो इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे देखो पेड़ लगे हुए हैं पूरे। अब यहाँ पे देखो कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एक मैप का मैंने लिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पर्वत वाले कहाँ पाए जाते हैं, भाई ये पर्वत वाले हैं, देख रहे हो ना, ये पर्वतीय वाले, ये पूरा एरिया जो ये है जम्मू कश्मीर का, यहाँ ये पूरा हिमाचल का जितने पर्वतीय हैं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वत वाले, ठीक है ना। ये देखो इतना इतना पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि कौन सी पाई जाती है, ये वाली मिट्टी, सही है ना, येलो जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। ये देखो कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ देखो, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देख लेना तुम लोग एक बारी, ये वाला देखो, ये पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके पूरा ये वाला एरिया आता है भाई, दिखाने के लिए कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो लाल और पीली मिट्टी देखो, ये रहा लाल और पीली मिट्टी। तो ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट, ये वाला पोर्शन, ये मैं बताया था कर्नाटक तमिलनाडु वाला, ये वाला पोर्शन जो अपना है कौन सा है, लाल और पीली मिट्टी का, यहाँ से लेके ये पूरा ये यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको देख लेना, काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, बीच वाला जो ये पोर्शन है ये काली मिट्टी का है। लेटेराइट, लेटेराइट कहाँ पे है, लेटेराइट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में शुष्क वाला, पता है भाई शुष्क वाला कहाँ पे पाया जाएगा, मरुस्थली वाला, ये यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये चैप्टर अपना एंड होता है भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद में भी अगर कुछ डाउट रहता है, इसके बाद में मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, उस पर एक
क्वेश्चन आंसर का है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के, तो उसको देख लेना। ठीक है, करते हैं एंड।